पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोग डीपीटी कर रहे हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं, उनको ये पता है कि सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में उनके पास एक टॉपिक आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये एक मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी वाइवा उस पर नहीं होती। तो इस टॉपिक के हमें जो भी पढ़ना है ना मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वो हमने बहुत प्रिसाइज पढ़ना है। वैसे तो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसको बायोकेमिस्ट्री से अलग करके हमें पढ़ाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि जीन थेरेपी जो है किस तरीके से होती है और जीन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत प्रिसाइज हमें पढ़ाया जाता है, इसमें हमें इतना डीप नहीं जाना। तो मैंने सोचा कि इसकी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए, ताकि टॉपिक्स और इसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ। क्योंकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट इज़ पावर। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर कर जाएंगे, अदरवाइज़ इसमें रट्टे वाला कोई काम नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटे छोटे इसके नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैं पूरे पूरे टॉपिक्स पे कवर करने की कोशिश करूँगी। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डैमेज, रिपेयर एंड मेटाजेनेसिस, ये सब क्या होता है भाई, डीएनए डैमेज का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, और फिर नेचर ने अगर डैमेज हो रहा है तो नेचर ने इसका भी तो रिपेयर मैकेनिज्म बनाया होगा, और म्यूटेजेनेसिस किसे कहते हैं इसे पढ़ते हैं हम। तो इसके इंट्रो में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीनोमिक सीक्वेंस है इन्फॉर्मेशन का, जिससे जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहे। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। यानी अगर नेचुरली कोई चेंजेस आ जाते हैं तो अच्छे नहीं है वो, क्योंकि अगर देखें जो डीएनए आपको आपके पेरेंट्स से मिला हुआ है, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं, कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो डीएनए ही की वजह से तो आपको पता चलता है कि हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा कैसा नज़र आएगा, दिखने में कैसा होगा, चलने फिरने में कैसा होगा। अगर डीएनए के किसी पोर्शन में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो फिर वही सेल आगे डिफॉर्म्ड सेल, ख़राब सेल आगे मल्टीप्लाई होकर जो है ह्यूमन बॉडी को बनाएगा, जिसके अंदर नेचुरली तौर पे फिर वो भी डिफॉर्मिटीज़ होंगी जो कि रिपेयरेबल नहीं होती फिर, ठीक है। तो हमने जब इस मैकेनिज्म को पढ़ना है, अब इसमें एक होती है म्यूटेशन जो नेचुरली होती है, जिससे डिजीज़ वगैरह होती है। एक होता है म्यूटाजेनेसिस। जो म्यूटाजेनेसिस है वो ये फिनोमेनन ऑफ क्रिएटिंग म्यूटेशंस इन डीएनए, वो फिनोमेनन जिसके अंदर हम जो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस करते हैं, ताकि जो डैमेज हो गया है अब डीएनए के अंदर उसको जो है वो कवर किया जा सके और ये चेक किया जा सके कौन से एरिया में। हमारे पास पता है कि डीएनए का हमारे पास एक कोड, एक सीक्वेंस है, तो हम पूरे सीक्वेंस को, एक एक सीक्वेंस को निकाल कर उसमें म्यूटेशन कर करके चेक करते हैं कि भाई कौन से जो है वो पार्ट है सीक्वेंस का, कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर म्यूटेशन की वजह से डीएनए में इतनी सारी डिफॉर्मिटी हो गई है, ठीक है। तो अभी ये इंट्रो हो गया इसका कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं इसको। बहुत ज़रूरी है भाई हमारा जीनोमिक सीक्वेंस जो है बरकरार रहे। म्यूटाजेनेसिस प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन पार्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है भाई, इसके थ्रू मैंने अभी बात की कि हम ये जो म्यूटाजेनेसिस है, इससे हमें क्या करते हैं कि हम म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं डीएनए के अंदर। तो ये मेंटेनेंस में भी बहुत ज़रूरी पार्ट प्ले करता है कि भाई अगर म्यूटेशन की वजह से कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसको रिपेयर भी हम इसी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। दूसरा ये कि अगर हम एवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी फिर इसी प्रोसीजर के थ्रू हम कर सकते हैं। अब म्यूटेशन की वजह से जो डीएनए में म्यूटेशन होती है उसकी वजह से जो डैमेज होता है उससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन, तो दो डिजीज़, एक तो कैंसर, बहुत कॉमन कैंसर का नाम यहाँ दिया इसलिए गया है ताकि आप समझ सकें कि कैंसर जो मोस्ट कॉमन हम नाम सुनते हैं वो होता है किस वजह से, ये डीएनए डिफॉर्मिटी की वजह से, ये होता है डीएनए डैमेज की वजह से। दूसरी चीज़ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। कुछ एज रिलेटिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो एज के साथ साथ ही बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स 45 की एज में जो है इसका ऑनसेट हो जाता है, और 65 की एज तक जो है पेशेंट मुकम्मल तौर पे अल्जाइमर्स के जो है वो गिरफ्त में आ चुका होता है, और फिर इसी डिजीज़ के साथ जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो एज रिलेटिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो भी जो है वो आपके डीएनए डैमेज में ही काउंट होते हैं। अब अगर ये डीएनए डैमेज नेचुरली हो रहा है म्यूटेशन के, कैंसर तो नेचुरली होता है ना, आप किसी को लगा नहीं सकते, तो इसका कोई रिपेयर सिस्टम भी बनाया होगा नेचर ने। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि भाई जो सेल्स हैं वो इक्विप्ड हैं, उनके पास वो एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। दो सिस्टम है, कौन से, डीएनए रिपेयर के लिए। एक तो डीएनए रिपेयर के लिए, दूसरा है कि अगर डैमेज हो गया है तो उसको टॉलरेट कर सके, कम से कम डैमेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, मतलब बच जाए डैमेज। तो दो सिस्टम है, एक तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, दूसरा है सेल डेथ पाथवेज। आपने इसके नाम याद करने हैं, हमें इतना डीप नहीं पढ़ना, ठीक है। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स और दूसरा सेल डेथ पाथवेज, ये दोनों क्या करते हैं कि डैमेज रिपेयर को कलेक्टिवली फंक्शन फॉर डैमेज रिपेयर को जो है वो रोकने में जो मदद करते हैं, ठीक है। डैमेज रिपेयर करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। हमने यहाँ पे जो हेडिंग में लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए और डैमेज और रिपेयर, ठीक है। तो अब हमने जो है वो मैकेनिज्म डीएनए और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, डिजीज़ और रिपेयर तो पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि डैमेज कौन से होते हैं। इसमें टाइप ऑफ डीएनए डैमेज में, डीडीआर में, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में दो टाइप ऑफ जो है वो डैमेजेस होते हैं। एक तो एंडोजीनियस, एक तो एक्सोजीनियस। नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एंडोजीनियस कौन से होते हैं, कॉज्ड बाय एक्टिव डीएनए इंगेजिंग इन हाइड्रोलाइटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस विद वाटर एंड रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़। ये एंडोजीनियस है जो इंटरनली हो रहे होते हैं,
अगर आपका जो एक्टिव डीएनए है वो किसी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी में, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में अगर के दरमियान अगर आ जाए, या वो एक्टिव डीएनए अगर इस किस्म की एक्टिविटी में इंगेज हो जाए, तो फिर जो है वो एंडोजीनियस डीएनए डैमेज हो जाता है। और ये बहुत रेयर है, मतलब रेयर नहीं कहूँगी, कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डैमेजेस होते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं, एंडोजीनियस बहुत कम होते हैं। अब एक्सोजीनियस ज़्यादा क्यों होते हैं, अब ये पता, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो लोग जिनके जीन्स में या जिनके बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है, वो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव हैं, वो लोग अगर यूवी रेज़ के कांटेक्ट में आ जाएं किसी तरीके से, किसी रीज़न से, वो किसी एक्सरे की शॉप पे काम करते हो, किसी क्लिनिक पर काम करते हो जहाँ पर उनका रेस से ज़्यादा ताल्लुक़ पड़ता हो, तो कुछ अरसे बाद जो उनका जो ये जो दबे हुए असरात थे वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोजीनियस इफेक्ट्स कौन से होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक्सोजीनियस डीएनए डैमेज होता है एनवायरमेंटल, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की वजह से, जिसमें एग्जांपल दी गई है यूवी रेज़ की। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, आप डीएनए के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और डीएनए के अंदर जो क्या कहना चाहिए कि एनर्जी पैटर्न्स होते हैं या इलेक्ट्रिक पैटर्न्स होते हैं ना, उनको अनस्टेबल कर देती है। डीएनए की जो पावर होती है उसको अनस्टेबल कर देती है। दूसरा अल्कलाइटिक एजेंट और तीसरा क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं कि मिसमैच कर देते हैं पेयरिंग को, जो पेयरिंग का सीक्वेंस है उसको मिसमैच कर देते हैं। तो आपको डीएनए डैमेज में सिर्फ इतना पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डीपीटी सिलेबस। अब यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था भाई म्यूटाजेनेसिस क्या होता है। तो म्यूटाजेनेसिस, अच्छा म्यूटाजेनेसिस मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको आगे बताऊँगी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। म्यूटाजेनेसिस को आगे बढ़ते हैं।